सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, मगर जो आपको मिला है वो कितनों को मिला है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ अफेयर्स में मैथ का प्रैक्टिस नंबर 24वां कराया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा और साथ साथ में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे जो बन सकेगा और उसका बेसिक भी आपको साथ साथ में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवी भालू हैं। ठीक है ना, पेंगुइन है और ध्रुवी भालू है। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या दे रखा है और पैरों की कुल संख्या दे रखा है और कह रहा है तो चिड़ियाघर में कितने ध्रुवी भालू हैं। देखिए आप यहां पर ना पैरों पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो देखिए पैरों की कुल संख्या कितनी है। अगर देखा जाए तो पैरों की कुल संख्या कितनी है, 160 है। तो माना लेते हैं यहां पर पेंगुइन है और यहां पर क्या है, भालू है, ध्रुवी भालू है। तो अगर बात करें पेंगुइन का तो पेंगुइन के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। देखे होंगे आप वो जो काला फर आता है ना। तो पेंगुइन की संख्या होती है 2, इनके पैरों की संख्या होती है 2 और इनके पैरों की संख्या होती है भालू की 4। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो देखिए कह रहा उनके सिरों की संख्या, तो सिर तो एक ही ना होंगे पेंगुइन का और भालू का भी एक ही ना होगा। तो हम ये मान लेते हैं ना कि कुल पेंगुइन ही है, मान लेते हैं कि कुल पेंगुइन है। इसका मतलब है कि 60 के 60 पेंगुइन है। तो इस हिसाब से इनके पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगी। अगर हम कहें कि भालू पूरा मान लें कि 60 के 60 क्या है, भालू है, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे 240 हो जाएगा, क्योंकि 60 × 4 240। बस अब इसी का रेशियो ज्ञात कर लीजिए। ये बात समझ में आया। तो बस अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा अंतर। इसका कितना अंतर हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अनुपात ज्ञात कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2:1 के अनुपात में है ये। अब 2:1 अगर 1 के अनुपात में आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है ध्रुवी भालू कुल कितने हैं। तो कुल संख्या इनकी कितनी दे रखी थी, 60। तो क्या कर लेंगे, ध्रुवी भालू यानी 1/3 × 60 अर्थात 20 ध्रुवी भालू हैं। तो ध्रुवी भालू 20 हैं तो पेंगुइन कितने होंगे, 40 होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं 2/3 × 60। तो 3 विषम और 20 दूना 40। ये अगर पूछता पेंगुइन की संख्या है तो बस आपको क्या करना था वो समझ में आया। आपको पैरों की संख्या पर ध्यान देना है, कुल पैरों की संख्या को लिख लेना है। फिर ये देखना है कि पेंगुइन में कुल कितने पैर थे, तो 2 पैर होते हैं और भालू के 4 पैर। और मान लेते हैं कि जो कुल संख्या है 60, वो 60 के 60 कौन है, पेंगुइन है। और एक बार मान लेंगे 60 के 60 क्या है, भालू है। बस उसके बाद उसका रेशियो ज्ञात कर लेंगे और जो रेशियो आएगा उन्हीं का हम निकाल लेंगे अलग अलग संख्या। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये करा यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। देखिए अगर बात करा जाए तो लाभ कितना हो रहा है, 33 सही 1/3 अर्थात 1/3। 33 से 1/3% को लिख सकते हैं, 1/3 भाग में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 रुपया में, रुपया में 1 रुपया कर रहा 4 वस्तु है, फिर कर रहा 1 रुपये में कितने केले, यानी वस्तु की बात कर रहा है। तो आपको बता दो अगर कभी वस्तु की बात करता है तो वस्तु हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। और उसके बाद से क्या कर देंगे हम, 4 - x कर देंगे। ठीक ना, इसका मतलब है 4 क्या था, देखिए एक बार क्रय कर रहा है तो 4 क्या है, क्रय। तो हम मान लेते हैं x क्या है, विक्रय है। तो वस्तु के कंडीशन में ना जो विक्रय होता है वो नीचे होता है, कहाँ होता है, नीचे होता है। उसके बाद फिर लिख देंगे तब क्या, इनका दोनों का अंतर ले लेंगे और बटे वस्तु। अब इसी को सॉल्व कर लेते हो जाएगा x बराबर 3 चौको 12 - 3x, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 12, तो x बराबर 3। अर्थात 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए, 3 केले। और सही बात, अगर 1 रुपये में 4 खरीदेंगे 3 बेचेंगे तब बना आपका फायदा होगा। अगर ज्यादा बेच देंगे तो आपको नुकसान होने लगेगा। ये बात रहा ट्रिक का, जहां से आप जल्दी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक को समझा जाए तो देखिए बेसिक क्या कहता है, कहता यह है कि 1 रुपये में, यानी यहां पर एक हम लिख लेते हैं क्रय और यहां पर लिख लेते हैं विक्रय। तो कह रहा 1 रुपये में 4 की दर से, तो कभी भी अगर इसको आपको निकालना ना तो एक वस्तु का आप क्रय निकाल लेंगे तो एक वस्तु का क्रय कितना आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि 1 रुपये में 4 वस्तु। और अगर हम कह रहे बेच रहे हैं x, तो इसका मतलब है 1 रुपये में x वस्तु यानी 1/x हो जाएगा। बस ये काम समझ में आया। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया और एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तिरछे तिरछा गुणा कर दीजिए तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना हुआ जी, 100 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हुआ, 4 रुपये। रुपया है
ठीक ना। और यहाँ पर वस्तु से हम लगाए हैं, ठीक है। तो बस अब क्या कर देंगे, अब लाभ बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर होता है इन दोनों का अंतर बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय, अरे भाई जब फायदा हो रहा तभी ना, तो विक्रय माइनस क्रय बटा क्रय अगुणे 100। तो लाभ परसेंटेज कितना है, 33 है 1/3, अर्थात इसको लिख सकते हैं आप 100/3%। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो विक्रय क्या है 4 माइनस x बटा क्रय क्या है x अगुणे 100। बस ये 100 से 100 कट जाएगा और ये x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 चौक को 12 माइनस 3x, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x बराबर 12, तो x बराबर नहीं आया 3, यानी 1 रुपये में 3 वस्तु बेचना चाहिए। तो आपको 33 से 1/3% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। क्योंकि ट्रिक इस वजह से भी बताया जाता है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी परीक्षाओं में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करने होते हैं, जल्दी से जल्दी लगाने होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा है यदि एक अपनी वास्तविक गति के 3/8 भाग गति से यात्रा करने वाली एक कार 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की वास्तविक गति बताओ। आपको क्या मान लेते हैं कि वास्तविक गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है तो चाल बराबर होता क्या है आपका, दूरी बटा समय। तो चाल कितना है, कह रहा 3/8, यानी x का 3/8 भाग से गति करे। तो दूरी कितना दे रखा है 65, समय कितना दे रखा है 2 घंटा 10 मिनट, तो इसको घंटे में बदल लिया जाए तो देखिए 2 घंटा 10 मिनट, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 घंटे 10 मिनट को ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 से 1/6, 6 दूना 12, 1 13/6, यानी 13/6 कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 13 पचे 65 और ये देखिए 3 दूना 6, तो कितना आया x बराबर, ये 8 उधर गुणा कर देगा, अब 5 दूना 10 गुणे 8, अर्थात x बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वास्तविक गति थी, यानी इसका गति वास्तविक कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसको एकदम जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करिए, उसको लगाइए, ठीक है ना। हाँ चलो जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है x² + 1 बराबर 2x। अगर कभी भी ऐसा दिया रहा ना तो आपको वैल्यू हमेशा जो x बराबर 1 रख दीजिएगा, तो दोनों पक्ष देखिए बराबर आ जाएंगे, 1 और 1 2 और 1 2 आए 2, यानी 2 का नाम 2 बराबर आ गया ना। अब उसके बाद से आप तुरंत इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो क्या पूछ रहा है, x पर 4/1/x² बटा x² माइनस 3x + 1, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 1 प्लस ये 1 रखेंगे तो 1/1 अर्थात 1 होगा, अब बटे 1 माइनस 3 प्लस 1, बस इसी को सॉल्व कर लिया, ऊपर 2 आ गया और 1 और 1 2 और ये कितना हो जाएगा -1 अर्थात -2, आंसर हो गया आपका -2। अब यहाँ से अगर कहिए तो आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता देते कि काहे ऐसा होता है। तो देखिए होता क्या है, या तो आप एक अपने से कोई वैल्यू मान लीजिए तो दोनों समीकरण को बराबर कर दें, और नहीं तो उसको देखिए x² इसको हम इधर भेज दें तो हो जाएगा -2x + 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये x² -x + 1 बराबर 0। गुणनखंड करते हैं ना वो इसका और इसका है गुणनखंड, x² के जो गुणांक होता है यानी 1 है उसका गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 1 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 1 आता है, गुणा करने पर a और c का मान आना चाहिए और जोड़ने पर यह आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए x कामन तो x -1 -1 कामन है, x -1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x -1 बराबर 0, तो x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। बोलिए आया कि नहीं, इसी वजह से बोले हैं कि यहीं पर आप रख लीजिएगा, वरना इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एग्जाम में आपको पास टाइम कहाँ है, टाइम है क्या, नहीं ना, जल्दी लगाने हैं ना, तो बस सही बात है। चलिए तो ये हो गया, ये आपकी वैल्यू x बराबर 1 पर आपने रख दिया और इसका आंसर आया -2। अब उसके बाद से आप रख भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाया जाए, है ना। चलिए कह रहा tan थीटा का मान दे रखा है 4/3, तो tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/3, तो आप कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे किसका, 3 sin थीटा + 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा -2 cos थीटा।
अगर tan थीटा की वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो जरा बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, cos थीटा से भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जब साइन में थीटा में हम cos से भाग देते हैं ना, तो हमको मिल जाता है tan थीटा। अगर यहीं पर cot थीटा का वैल्यू दिया रहता तब किससे भाग देते, तब हम cot थीटा के लिए क्या करते हैं, तब cos थीटा में sin थीटा से भाग देते हैं ना, तो हमको मिल जाता है cot थीटा, तब हम sin से भाग देते हैं। लेकिन हमको tan में दिया है, इस वजह से किससे भाग देंगे, cos से। तो जरा भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा cos थीटा। तो ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा बटा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा cos थीटा, ये इससे कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2 बटे 3 tan थीटा माइनस 2। बोलिए कोई दिक्कत? अब tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4/3 प्लस 2 और यहाँ पर 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। तो 4 2 पर 6 आ गया और नीचे 4 में से 2 जा 2, इसको काट देंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई? ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी मिल गया आपको? 3 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं cot थीटा दिया रहता तब किससे भाग देते हैं, तब हम साइन से भाग देते हैं। यहाँ पर हम cos से भाग दिए हैं बस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। चलिए अब फिर अगले क्वेश्चन को देखा जाए। बस मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। आपकी परीक्षाएं जो भी हैं वो सब समय पर हो जाएंगी, आ जाएंगी। आप मेहनत करते लगे रहिए, मेहनत, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा। 8,000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु को 11,200 की बिक्री मूल्य पर अंकित है। उस पर x% छूट दे करके यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान बताइए। तो अगर कभी भी अगर आपसे छूट पूछे, अगर ऐसा सवाल दिया रहे जिसमें क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ अगर है, तो अगर आपसे छूट पूछे तो आपको लगाएंगे कैसे? देखिए छूट हमेशा 100 में से घटाया जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। छूट हमेशा 100 में से घटाया जाता है। उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, अंकित जो क्रय मूल्य है इसका लागत मूल्य अर्थात 8,000 गुणे कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर लाभ हो रहा है कितना परसेंट, 12%, तो कितना हो जाएगा 112 आप बटा कर देंगे अंकित मूल्य, यानी कितना है वो 11,200। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 0 से 2 0 कट जाएगा, 112 से 112 कट जाएगा, कितना आया 100 माइनस 80 अर्थात 20%। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक से तो आपको ये समझा रहे हैं। एक बात बताइए जरा सा, विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे अरे भैया विक्रय मूल्य के बराबर होगा, क्या दिक्कत है? तो विक्रय बराबर विक्रय। तो आप एक बात बताइए, अंकित मूल्य पर हमेशा क्या मिलता है? तो आप कहेंगे छूट मिलता है जी, बिल्कुल कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? अगर इस समय अगर हम पूछें कि अंकित गुणे 100 माइनस छूट बटा 100, ये 100 है, ठीक ना, 100 माइनस छूट बटा 100 क्या है? ये विक्रय मूल्य आप कहेंगे। और अगर हम ये पूछें कि जरा बताइए तो है क्या है, ये जरा बताइए क्या है, तो कहेंगे आप ये हो विक्रय मूल्य। अरे भाई क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अब बटा 100, ये भी क्या है विक्रय मूल्य। तो इसको आप बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इसका मतलब कभी भी अगर एक सवाल में अगर अंकित मूल्य, छूट, क्रय, लाभ या हानि की बात करेगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अब जरा देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है, तो दिया 11,200 गुणे, ठीक ना, 100 माइनस छूट को मान लेते हैं x बटा 100 बराबर क्रय मूल्य कितना दे रखा था 8,000 गुणे लाभ कितना दे रखा था 12% ना, तो 100 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112 बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा, 112 से ये कट जाएगा, यानी 100 बार में, और ये 2 0 इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा देखिए 100 माइनस x बराबर 80। x को उधर भेज दीजिए और 80 को इधर भेज दीजिए तो 100, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 80 बराबर x, तो 20 नहीं आया, यानी 20%। छूट कितना है 20%। बस यहीं पर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि छूट हमेशा 100 में से घटा के लगाया जाता है। तो क्या फार्मूला लिख देंगे 100 छूट ज्ञात करने के लिए ऐसे सवाल में 100 माइनस, आप देखिए समझिए भी और आप ट्रिक भी बनाइए, ठीक ना। अगर ट्रिक को समझेंगे तभी जा करके लगा पाएंगे वहां पर, ठीक ना, वरना वहां भूल जाएगा। तो क्या करेंगे 100 माइनस क्रय गुणे लाभ बटा अंकित मूल्य, बस यहीं से आपका छूट ज्ञात हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये हो गया आपका। हाँ अब अगला फल देखते हैं।
हाँ, अगला फल देखिए कर रहा है, ए किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 2 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में? 3 दिन में। सी की सहायता से, अर्थात तीनों लोग मिलकर के ना, जब कर रहा सी की सहायता से तो अर्थात तीनों लोग मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 1 दिन में। तो कोई दिक्कत नहीं। इनका एलसीएम बताए कितना होगा जी? इनका एलसीएम कितना होगा? हो जाएगा 6। ये 6 क्या आता है? ये जो एलसीएम आता है ये कुल काम होता है। अब क्षमता निकाल लेंगे तो आपको क्षमता क्या कैसे पता चलता है? तो आपको क्षमता बराबर आपको पता होगा काम बटा समय। बोलिए पता है कि नहीं? तो क्षमता बराबर अगर हमको क्षमता निकालना एक तो काम बटा समय, यानी कितना हो जाएगा? 6 बटा 2 अर्थात 3। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। और इन तीनों लोगों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? 6 बटा 1 अर्थात 6। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए जरा सा, आपको चाहिए क्या? सी अकेला कितने काम में किया, कितने दिन में काम किया? तो सी अकेला पूछ रहा है, तो कुल काम कितने हैं? 6। अब एक बात बताइए, ये कुल है 6, इनकी क्षमताएं हैं 6, तो इसमें ए बी और सी तीनों शामिल है। और ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, तो इनकी क्षमताएं कितनी होगी? 6 - 5 नहीं हुआ। अरे भाई ए की क्षमता और बी की क्षमता को निकाल लिया जाएगा तो सी की ना क्षमता बचेगा, और सी का पूछ रहा है तो बस यही कर लेंगे। कुल कमा 6 है तो 6 बटा 1 अर्थात 6 दिन में सी करेगा। 6 दिन में सी करेगा। तो यहां से आपका आंसर आ गया 6 दिन। अगर यही क्वेश्चन ऐसे भी कर दे, अगर ए 2 दिन में, बी 3 दिन में और सी 6 दिन में, अभी आया ना? तो अगर क्वेश्चन ये कर दे कि अगर ये लोग अल्टरनेट काम करते हैं, यानी रुक रुक करके काम करते हैं, तो देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6 हो जाएगा। और ये इसकी क्षमता कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 3 आएगी। इसकी कितनी आएगी? 2 आएगी। और इसकी क्षमता कितनी आएगी? 1 आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये होगी ना? अब एक बात बताइए, अगर अल्टरनेट काम करते हैं तो ए यानी 1 दिन में कितना काम किया? 3 दिन, 3 काम फोरी। और ये 1 दिन में कितना काम किया? बी 2 दिन में। और फिर कितना काम किया 1 दिन में? 1 काम। यानी 3 दिन में कुल कितना काम हुआ? 3 2 5 और 1 6 काम हुआ। 3 दिन में 6 काम। कुल काम कितने थे? 6 काम। तो 6 काम खत्म हो गया, कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। यानी जब अल्टरनेट काम करेंगे तो इन्हें कितने दिन लगा? 3 दिन लगा। तो अल्टरनेट काम वाला भी आपसे पूछ सकता था, तो इसका आंसर हो गया 6 दिन। और ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? यानी 100 रुपये की राशि थी तो 6 वर्ष में कितनी हो जा रही है? चलिए यहीं पर, हाँ 3 गुनी हो जा रही है, यानी 300 हो जा रही है। तो पूछ रहा है तो कितने वर्षों में, हमको नहीं पता है, कितने गुनी हो जाएगी? 81 गुनी अर्थात 8100 हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? करा है एक राशि 6 वर्ष में 3 गुनी अर्थात 300 हो गई। अगर 4 रुपया थी तो 300 हो गई 6 वर्षों में। और वही राशि यानी 100 रुपये वाली 8100 गुना, माने 81 गुना तो 8100 हो गई। पूछ रहा है कितने वर्षों में? तो देखिए क्या करना है आपको, 300 बटा 100 कर दीजिए, और इस पर जो एक घात है इसको उल्टा कर दीजिएगा, माने 1 बटा 6 हो गया। और यहाँ पर क्या कर देंगे? वही कम यहाँ पर भी कर ले, यानी 8100 बटा 100 कर दीजिए, और इन्हीं पर ये जो घतवा वो उल्टा कर दीजिए। बस यही आपका काम है। ये 3 बार में कट जाएगा। और ये देखिए तो हो गया 3 पर 1 बटा 6 घात। और ये 81 है ना, तो 81 3 पर कितना घात होता है? तो आप कहेंगे 4 घात होता है। तो आप कह सकते हैं 3 पर 4 घात, तो ये हो जाएगा 4 बटा n घात। भाई 4 ऊपर चला जाएगा ना, घातों का घात गुणा का हो जाता है। आधार बराबर है तो घात भी क्या होते हैं भैया? बराबर। तो 1 बटा 6 बराबर 4 बटा n, तो n इधर आ जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो n बराबर 6 चौको 24 वर्ष में ऐसा कारनामा हो जाएगा कि वो 81 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका थोड़ा सा बेस समझ लिया जाए तो आपको फार्मूला क्या होता है? a बराबर p 1 + r/100⁴n। वरना कहेंगे कि ये कहाँ से जल्दी में आ गया इतना, क्यों हम ऐसा कर दें इतना बटा इतना और इस पर उल्टा घात कर दें, इतना बटा इतना इस पर उल्टा घात कर दें, क्यों कर दें? आइए देखते हैं क्यों कर दें। ये कॉन्सेप्ट है, नोट करिएगा। यहाँ पर आइए देखते हैं। पहली बात कर रहा है, पहला कर रहा है कि अगर मान लेते हैं कि वो राशि 100 रुपया रही हो तो 6 वर्ष में कितनी हो जा रही है भैया? वो हो जा रही है 300 रुपया। इसका मतलब ये है आपका मूलधन और ये है आपका मिश्र धन। बोलिए तो फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा?
यहाँ पर बनेगा। और एक अगली जो राशि है वही 100 रुपया पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, तो मान लेते हैं n वर्षों में 81 गुना अर्थात 81,000, ये मिश्र धन है आपका। दूसरी बात का मूलधन क्लियर है। तो अगर पहली बात का करा जाए, पहली बात है और दूसरी बात है, पहली बात का देखा जाए तो आपको पता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 + r/100 टू द पावर n, यानी क्या कर देंगे 300 बराबर 100 1 + r/100 टू द पावर n, तो n मतलब 6 वर्ष। 100 को इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 300 बटा 100 बराबर 1 + r/100 टू द पावर 6। और ये जो 6 घात है इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 300 बटा, अभी जानबूझ करके इसको नहीं काट रहे क्योंकि आपको सिखाना ना कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये वाला, ठीक ना। तो ये 1/6, क्योंकि घात अगर उधर 6 रहना तो इधर आता तो वो 1 हो जाता, तो 1 हो गया। अब बराबर 1 + r/100 रखे रहिएगा, इसको, इस बात को रखे रहिएगा। एक बात और निकाल लिया जाए यहाँ से, अगली बात यहाँ पर निकाल लिया जाए इस वाले दूसरी वाली बात से। तो ये कितना हो जा रहा है 8100, यानी मिश्र धन 8100 बराबर हो जाएगा 100 और 1 + r/100। रेट हमको नहीं पता है, रेट तो नहीं पता है ना, दर हमको नहीं पता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, यानी 8100 बटा 100 बराबर 1 + r/100 टू द पावर n। तो n इधर आएगा तो कितना घात हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे कि हो जाएगा वो 1 क्योंकि अभी आप बताए भी हैं, तो हो जाएगा 1 + r/100। अब जरा देखिए साफ साफ जाहिर हो रहा है यहाँ से कि 1 + r/100 1 + r/100 के बराबर है, यानी एक पक्ष बराबर है तो दूसर का पक्ष बराबर होगा। और इसी वजह से इन दोनों को हम बराबर कर दिए हैं। यहाँ देखिए 300 बटा 4 पर 1/6 घात और 8100 बटा 4 पर 1/n घात। बोलिए कर रहे हैं कि नहीं, बाकी तो यही वैल्यू है ना, तो 24 तो आ ही जाएगा। तो कॉन्सेप्ट से यहाँ पे ट्रिक बनाया गया है, ये भी आपको बता दिया गया ताकि आप वहां पर एग्जाम में ना भूलें और वहां पर आप जल्दी से जल्दी इसको लगा लें, ठीक है। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। तो हमारा काम ये भी है ना कि आपको कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आ रहे हैं वो भी समझाना और प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है वो कराना, ठीक है। और ये सब आपके प्रीवियस परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ठीक है, सब आए हुए क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस एसआई में पेपर 1 2017 का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, 1 + 2 + 3 + ... क्या बोला है 999 प्लस 998 भी है, बात वही हुआ है ना 1000, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मिनट मतलब देख करके, ये सब प्रश्न ऐसे है ना जो देख करके आप आंसर दें। कैसे देख करके, जो ये प्रश्न आपके सामने दिखा है आपको देख करके आंसर देना है। कैसे, ये जो लास्ट वाला लाइन है इस पर आप ध्यान दीजिए, 1000 है और जब भी शुरू हो 1 से, जब भी शुरू हो 1 से, और अगर 0 वाला पद आए मतलब 10 आए 100 आए 1000 आए तो आपको क्या करना है। तो देखिए 1000 का आधा कर दीजिए, तो 1000 का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 500 होगा। इसी को एक बार और लिख दीजिए, यही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है, आपका आंसर मिल गया। तो आप कहेंगे इसका मतलब है ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर हम इसको लिख दें 10 तब के कितना इसका आंसर होगा, तो आप क्या कहेंगे 10 का आधा करिए 5 और एक बार और लिख दीजिए, जोड़ के देख लीजिए आ जाएगा। अगर तब कह दीजिए आप, कई लोगों को आपको ये पता भी होगा इसका योग कितना होता है, तो 100 का आधा क्या कर देंगे 50 और इसको एक बार और लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया ट्रिक, समझ गए आप देख कर, बोले ना देख करके आप आंसर कर देंगे, तो ये देख करके आंसर करिए। और ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक ना, ये सब इंस्पेक्टर में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अगर इसको हमको लगाना होगा तब कैसे लगाएंगे, तो आपको फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है भैया, तो होता है n × n + 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे n का वैल्यू है 1000, बोलिए है कि नहीं है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1000 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000 × 1001 बटा 2, ये कितनी बार में कट जाएगा 500 बार में, है ना। तो जब यहाँ पर ये 00 साइड में लगा देंगे, फिर 5 से इसका पढ़ लीजिए, 5 का नाम 5 00 5 का नाम 5, बोलिए आया कि नहीं,
आया ना, तो फार्मूला लगा देंगे। अगर आपको कभी भी अगर औसत ज्ञात करना हो और अगर क्रम रहे, या एक बात ध्यान दीजिएगा, क्रम रहना चाहिए हमेशा, अंतर में क्रम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए अंतर ये है, ये सब एक अंतर है। तो आपको कभी भी अगर औसत ज्ञात करना हो ना, तो पहले और अंतिम को जोड़ दीजिए, आप बटा 2 कर दीजिए, यानी 1000 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1001, आप बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500.5। औसत ज्ञात करने के लिए कभी भी कोई भी संख्या रहे, यहाँ पर मान लीजिए आपका एक ऐसा कोई सवाल देता है, जैसे मान लेते हैं ये दे दे 3, 6, 9 प्लस डाट डाट डाट, अगर दे दे यहाँ पर आपको कितना दे दे, ये दे दे इतना, और पूछ रहा है इसका औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि अंतर क्या है, समान चल रहा ना, तो आपको क्या करने हैं, पहला और अंतिम जोड़ देना है, यानी 63 और 3 66 हो जाएगा, बटा 3 कर देना है, तो आपका आ जाएगा आंसर 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 22 औसत आ जाएगा। तो औसत भी आप सीख गए, तो ये चीज़ें सीख गए। अच्छा, कुछ और फार्मूला बता देते हैं हम आपको, उसको नोट कर लीजिएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग की बात करेगा तो फार्मूला होता है n × n + 1, 2n + 1 बटा 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर योग की बात करेगा तो घनों का जो योग होता है, फार्मूला लिखिएगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो कुछ फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर तो आप तुरंत दे सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी 3 गुना हो रही है कितने समय में, 15 वर्ष में। 3 गुना हो रहा है 15 वर्ष में, तो पूछ रहा है तो कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 गुना होने के लिए उसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, ये हमको नहीं पता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर 3 गुना अगर 15 वर्ष में हो रही है, तो 1 गुना अगर हम आपसे पूछें तो कितने, तो आप कहेंगे भैया 5 वर्ष में हो जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 3 गुना हुआ 15 वर्ष में, तो 1 गुना हुआ 5 वर्ष में। और ये साधारण ब्याज में आपको पता है कि हर साल ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात 1 गुना है आपका 5 वर्ष में, तो 5 गुना आपका आ जाएगा कितना में, 5 × 5 अर्थात 25 वर्ष में। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, एक बार तो वो समय लगा चुका था ना 5 वर्ष का, उसके बाद से नहीं गुना हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 वर्ष और यानी कुल 30 वर्ष। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वरना 25 ऑप्शन में दे रखा है, मार देंगे आप। तो 5 गुना 25 साल में, और आपको नोट करेगा जो 1 गुना होने में समय लिया था 5 वर्ष, वो उसको ऐड कर देंगे, यानी 30 वर्ष आ जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा, 3 गुना हुआ 15 वर्ष में, इसका मतलब मान लेते हैं कि कोई 100 रुपये की राशि है, वो 15 वर्ष में कितना हो जा रही है, 300 हो जा रही है। 3 गुना हो रही है ना, तो अर्थात 300 हो जा रही है। तो आपको फार्मूला पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है ना। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा जी, ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, तो इन दोनों का अंतर लेते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा 200 ब्याज हो गया। तो 200 बराबर 100 गुणे समय कितना है 15 वर्ष गुणे रेट बटा 100 से 100 कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 20, यानी क्या आ जाएगा 40/3। ये आर का मान आ गया, ये रेट आ गया। अब देखिए दूसरी बात क्या कर रहा, तो पूछ रहा तो कितने समय में अपने 5 गुना हो जाएगा। कौन 5 गुना हो जाएगा, 100 रुपये की रसिया पूछ रहा है कितने समय में, हमको नहीं पता है कितने समय में कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना अर्थात 500 रुपया हो जाएगा। यही ना मतलब कह रहा है, यही ना कह रहा कि 100 रुपया कि कितने समय 5 गुना हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए, अब ब्याज कितना हो जाएगा 400, तो 400 बराबर 100 गुणे रेट कितना आपका आया 40/3 गुणे समय ज्ञात करना है बटा 100 कर देंगे, तो ये नीचे 100 हो जाएगा। फार्मूले का 100 से 100 कट जाएगा, ये 40 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 10 बार में, और ये कितना आ जाएगा 10 × 30 वर्ष। बताइए आया कि नहीं आया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको जल्दी में जल्द लगाना पड़ेगा ना, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 30 वर्ष। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ,
तो एकदम शानदार, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से मेहनत कंटिन्यू करिए। कहा जाता है ना परसेवरेंस, एक लगातार मेहनत करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो आपके अंदर गुण है तो आप निश्चित ही जो पाना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, सफल होंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। करा एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात है 4:7 और यदि उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु की बात करें अगर, तो शंकु का अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी वक्रपृष्ठ कितना होता है, तो वो होता है पाई आर यल। क्या होता है? पाई आर यल। और इसमें दे रखा है क्या? त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई। त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई ना, हाँ, इसका अनुपात दे रखा है 4:7, अर्थात ये हो गया 4x और हई हो गया 7x। बोलिए कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। और वक्रपृष्ठ दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 792। तो अर्थात 792 बराबर पाई का मान होता है 22/7, गुणे आर का मान कितना है? 4x है ना, गुणे यल का मान कितना है? 7x है। कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 से कितनी बार में कट जाएगा? ये 11 सत्ते 77 है ना, 2 बचा तो 11 दूना 22 कट जाएगा ना, और ये 2 से 36 बार में कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, और ये 4 9 36। इसका मतलब 9 बराबर क्या आया? x गुणे x, यानी x²। तो x बराबर कितना आ गया जी? 3 आ गया। 3 आ गया। तो अगर अब बताइए, अगर पूछता कि आपको त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या आपका आया है 4x, तो आपको हो जाएगा 4 गुणे 3 अर्थात 4 तिहाई 12। अगर पूछता तिरछी ऊंचाई तो 7x अर्थात 7 गुणे 3 अर्थात 21 सेंटीमीटर। जो भी दिया हो सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? आधार की त्रिज्या कितनी होगी? आधार की त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये वक्रपृष्ठ का फार्मूला नोट कर लीजिएगा। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल। अगर इसके आयतन की बात कर लें तो इसका आयतन होता है, वो भी नोट कर लीजिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो वो भी नोट करिएगा, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ये सब फार्मूला नोट करिएगा, फार्मूला काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि मेंसुरेशन में फार्मूला अगर आपको याद है तो आप सवाल लगा लेंगे, नहीं याद है तो आप सवाल में कुछ अपने से बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये इन सब में तो आप कुछ सोच भी सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं सोच सकते अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो, ठीक है ना। अब इसका पाई आर एल ना पता होता तो आप क्या सोचते, ठीक ना। आप कुछ नहीं सोचते, बस अंदाज मारते कि ऑप्शन ए मार दो, ऑप्शन सी मार दो, ऑप्शन सी ज़्यादा सही होता है, सी मार दो, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर रहा है, यानी व्यक्ति की चाल दे रखा है, व्यक्ति की चाल दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है, और जल धारा की गति दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जल की, पानी की चाल दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। करा उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है? समय। तो अगर हम बात करें तो कुल समय बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे जाने में लगा समय, आप प्लस आपका कहेंगे आने में लगा समय, जाहिर सी बात यही कहेंगे, यानी जाने में लगा समय और आने में लगा समय, यही कहेंगे ना। तो देखिए जाने में क्या समय लग रहा है, तो जाने में आपको एक बात बताइए, जाने का मतलब क्या हुआ। ये कह रहा है जब आप पहली बार कैसे जा रहे हो, उस व्यक्ति को धारा के विरुद्ध तैरने में, एक बार विरुद्ध अगर जा रहा है तो अगर वो मान लेते हैं जा रहा है तो विरुद्ध है, मान लेते हैं कि वो जा रहा है तो विरुद्ध है, तो उस दौरान आपको पता है कि दोनों का हम क्या कर लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। और दूरी कुल कितनी है, तो दूरी दे रखा, दूरी यहाँ पर कितनी है, दूरी यहाँ पर करा 10 किलोमीटर है, ठीक ना। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूरी, थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं इसको, तो दूरी बटा कौन सी चाल, विपरीत चाल, आ प्लस दूरी बटा समान चाल। क्यों? क्योंकि एक बार धारा के विरुद्ध जा रहा है और एक बार आ रहा है, और यही है कुल आपका समय, कुल समय। कोई दिक्कत नहीं है, यही ज्ञात करना। तो बस अब देखिए दूरी का मान कितना है, 10 है, तो 10 बटा विपरीत चाल। तो आपको पता है कि विपरीत में दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3 में से 2 जाए, 1 आ जाएगा प्लस, फिर क्या करते हैं, दूरी यानी 10 है, अब बटा समान चाल। समान चाल में क्या करते हैं जी, दोनों को जोड़ते हैं, अर्थात 3 और 2
5 हो जाएगा, बस ये 5 दूना 10, यानी कितना 10 इधर प्लस 2 इधर, अर्थात 12 घंटे लगेंगे उसे जाने में और आने में। आपका आंसर हो जाएगा 12 घंटे, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा कि कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो कुल समय पूछे तो आपका ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस बाकी नावधारा का भी आपको है ना नोट से बताया गया है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा उसको समझाया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम अवेलेबल करा देंगे आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल कितने और क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है एक शब्द है कैजुअल, CASUAL, कह रहा है इसको कुल कितने भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। तो कभी भी आना तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कितने सब अक्षर हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको लिख दीजिए फैक्टोरियल 6। इसका मतलब भी समझा रहे हैं, इसको कहते हैं फैक्टोरियल 6, ठीक ना। और उसके बाद से ये देखिए क्या कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, तो अगर आप कहेंगे कि जी रिपीट हो रहा है तो कौन, ए, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए। 2 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2, 3 बार रिपीट होता तो फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करें। अब फैक्टोरियल का मतलब समझिए क्या होता है, उल्टा गुणा करते हैं जब तक कि एक ना आ जाए। कैसे, ऐसे देखिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसी का फैक्टोरियल का मतलब होता है। अच्छा, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 1, ये इससे से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, 30 चौको 120 और 120 360, यानी कैजुअल को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 360 तरीके से। आप सोच रहे हैं कैसे, अरे भाई पहले एक बार फी आएगा तो ये सब आएंगे, फिर एक बार फी आएगा तो ये ना होकर के ये आएगा, ये होकर के आएगा, ऐसे। जैसे मान लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए BOY है, अगर हम आपसे पूछें कि इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं तो आप कहेंगे कि अभी अभी आप बताए हैं सर कि 6 अक्षर है तो फैक्टोरियल 6 तरीके से, और रिपीट करेंगे तो उसको बटा कर देंगे, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 तरीके से। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात 3 दूना 6 तरीके से। तो इसको 6 तरीके से आप लिख करके दिखाइए। आइए देखिए, BOY एक तरीका है, फिर BYO 2 तरीका है। बी से शुरू करिए पहले, ठीक ना, उसके बाद से बी वाला खत्म हो गया, अब ओ से शुरू करिए, तो OBY, फिर OYB, अब Y से शुरू करिए तो YBO, कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके हुए कि नहीं। वही करा, इसको 360 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं हम आपको बोल दें कोई एक शब्द कि आपको एक शब्द दे रहे हैं HORFE, हॉर्स। अगर हम कहें कि इसको कुल कितने अक्षर कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो देखिए कोई भी रिपीटेशन नहीं है, अर्थात इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया। और रिपीट करेगा तो बटा कर देंगे जैसा किसमें किया है, बस कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक ना, और SSC की भी परीक्षाओं में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कुछ और क्वेश्चन है क्या, हाँ कुछ क्वेश्चन और हैं। अच्छा क्वेश्चन करा हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 77 3 संख्या है, 77 147 और 200 है, 252 को भाग देने पर समान शेष बचे। कभी भी अगर ये शब्द यूज करेगा कि समान शेष बचे तो आपका एक नियम काम करता है, क्या, सुनिएगा। करा कोई 3 अंक दे रखा है और क्या कह रहा है कि समान शेष बचे किसी से भाग देने पर। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। इसको जानते हैं कुल कितने, इतने जितने तरीके हो सके उतने तरीके से लिख सकते हैं, बड़े में से छोटा को घटाना है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हैं। सबसे बड़ा पहले कौन सा है, तो 252 है, तो 252 में से पहले 147 घटा लीजिए, पहला बात हो गया। दूसरा 252 में से 77 घटा लीजिए, दूसरा हो गया। और देखिए कोई और तरीका बन सकता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, 147 में से हम किसको घटा दें, 77 को घटा दें। क्या अगर हम पूछे कोई और तरीका बन सकता है जो यहाँ पर बड़ा वाला पहले आए और छोटा वाला बाद में, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्लियर हुए आप कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करना है, घटाना है। अब आइए यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो हो गया 12 में से 7 आपका आ जाएगा 5, आ जाएगा ना, और यहाँ पर 4 बचा है ना,
2 में से 105 आ गया। इसमें से देखते हैं 12 में से 7 जाएगा 5 आएगा, और ये कितना है यहाँ पर 14 में से 7 जाएगा 7, ये 75 आएगा ना, नहीं एक, अच्छा एक और बचा ना, हाँ 175। अच्छा यहाँ पर देखिए 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, और 14 में से 7 जाएगा 70 आएगा। अब ये जो संख्याएं आती हैं ना, ये जो तीनों संख्याएं आई हैं, इनका आपको ज्ञात करना है क्या, मौसा। क्या ज्ञात करना है, मौसा, इन लोगों का। अब मौसा आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करके। तो 105 का गुणनखंड कर लीजिए, तो आपका 105 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 × 5 × 7, ये ना आएगा 3 × 5 = 15 फत्ते 105। 175 का कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 × 5 × 7, 5 × 5 = 25 सत्ते 175, ठीक है। अब इसके बाद से 70 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 × 7। अब आपको ज्ञात करना है क्या, मौसा। तो मौसा वो संख्या होती है जो हर जगह क्या हो, कामन हो। तो हर जगह देखिए कामन क्या है, तो यहाँ पर आपको आएगा 5 कामन है, और क्या कामन है, 7 कामन। क्या और कोई कामन हो सकता है, देखिए 5 5 5 कामन, 7 7 7 कामन, और कोई कामन है, बिल्कुल नहीं। तो 5 सत्ते 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस, यानी समान शेष वाले में आपको समझ में आना क्या करना, हमेशा बड़े वाले में से घटाना है, और जो आएगा उसी का क्या ज्ञात करना है, मौसा। आपका आंसर आया 35। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। हाँ, कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 6 घंटा 15 मिनट में तय करता है। मतलब एक लड़का है, वो एक दूरी तय कर रहा है। तो जब हमको चाल पता है, समय पता है, तो दूरी तो पता हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, तो वह समान दूरी, माने जो दूरियां ज्ञात हो गया हमको, वही करा साइकिल द्वारा अगर 5 घंटे में तय करे, तो साइकिल की गति पूछ रहा है। तो इस सवाल को सीधा सीधा लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी से को लगाने होते हैं परीक्षा में। तो साइकिल की गति अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमको फार्मूला क्या होता है, पता चला कि दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना, कौन सी दूरी, जो इसके पहले वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था 6 घंटा 15 मिनट में। तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है भैया, चाल गुना समय होता है। आप कहेंगे ना, तो 4 कितना, इसका 4 है चाल, और समय कितना 6 घंटा 15 मिनट। तो इसको चेंज कर लिया जाए, तो 6 घंटा 15 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, ना। तब 15 चौको 60, ये 4 बार में हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 और 1 25 बटा 4। इसका मतलब हमको मिल गया ये 25 बटा 4। ये क्या मिल गया हमको, दूरी मिल गया। आज समैया कितना है, ये 5 घंटा है, तो बस 4 से 4 कट जाएगा, 5 × 5 = 25। आपका आंसर कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये साइकिल की गति हो गई, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको एग्जाम में भी जल्दी से ही जल्दी लगाने हैं ना। तो अब एक बार क्या करेंगे, आप दूरी निकालेंगे, उसके बाद फिर तब जा करके रखेंगे। नहीं भैया, डायरेक्ट रखिए दूरी का वैल्यू, है ना। चलिए, तो आपका इसका आंसर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा।